Good morning, 9th standard English medium GT Sheikh Vidyalay. Very warmful welcome again in video lecture series. Okay guys, today we learn Hindi subject, lesson number 6, मेरी बीमारी श्यामा ने ली, written by हरिवंश राय बच्चन. हरिवंश राय बच्चन जी ने एक आत्मकथा लिखी है, क्या भूलूं क्या याद करूं. उनमें से ये एक छोटा सा अंश हमारे यूनिट के रूप में, पाठ के रूप में यहाँ पे रखा गया है. आप सब जानते हैं तो इस पाठ का प्रकार है आत्मकथा अंश या आत्मकथा खंड, जो भी कहें. हरिवंश राय बच्चन को हम कवि और साहित्यकार के रूप में तो जानते ही हैं. उसके अलावा हमारे भारत के बहुत अच्छे कलाकार और अच्छे इंसान अमिताभ बच्चन के पिताजी के रूप में भी जानते हैं. तो ये दोनों बाप बेटे अपने आप में माइलस्टोन है और न जाने कितनी ज़िंदगी के लिए इन दोनों का जो व्यक्तित्व है वो अनुकरणीय रहा है. लेजेंड पर्सनालिटीज़ हमें कुछ बनने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है. तो ये जो आत्मकथांश है, ये पाठ मेरी बीमारी श्यामा ने ली, इसमें ये कहा गया है हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी पहली पत्नी, उसका नाम था श्यामा जी, और श्यामा अभी उनकी शादी हुई थी, 1-2 साल हुए थे. हरिवंश राय बच्चन जी को दमे की और बुखार की बीमारी हो गई. तो उस दौरान उसकी पत्नी ने उसकी बहुत सेवा की और आखिरकार वो भी बीमार हो गई, श्यामा बीमार हो गई. और वो तो ऐसी बीमार हुई कि फिर वापस अच्छी नहीं हो पाई और उसकी मृत्यु हो गई. ये बात इस पाठ में बताई गई है. पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसके बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा की थी. आज हम पाठ का दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं. आत्मकथा है, इसलिए कवि बहुत ही तटस्थ रूप से अपने जीवन के प्रसंग हमारे सामने रखते हैं. कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हरिवंश राय बच्चन जी ने जैसे आईना, पूरा आईना स्पष्ट चित्र दिखाता है, वैसे ही कुछ बिना छिपाए हुए सभी अपनी जो भी तटस्थ मनोवृत्तियाँ हैं, संवेदना है, परिस्थितियाँ हैं, वो सब इसमें दिखा दिया है. आत्मकथा तब भी अनुकरणीय या अच्छी लगती है जब वो सत्य के पथ पर लिखी गई हो. आत्मकथा यानी कि जो वास्तविक घटनाएं हमारे जीवन में बनी हैं उसका आलेखन, नहीं कि काल्पनिक. तो कवि और साहित्यकार जितने वास्तविक और सत्यवादी होते हैं, उतनी ही आत्मकथा चोटेदार, नमूनेदार और पढ़ने के लिए बहुत ही प्रेरणादायी होती है. तो हम अभी तो हमने सिर्फ ये अंश पढ़ा है, तो भी हम कह सकते हैं कि बेशक आत्मकथा बहुत ही वैल्यूबल होगी, बहुत ही पढ़ने लायक होगी. अब पाठ के दूसरे हिस्से में ऐसा होता है कि हम पहले तो कल बात हमने जैसे की थी कि बुखार में भी उनको काम करना पड़ता था, क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए कुछ कमाना ज़रूरी था. तब उनके पास सिर्फ थोड़े से ट्यूशन थे और लिखने पर उनकी आमदनी निर्भर थी. वो पत्रकारित्व के क्षेत्र में, यानी कि कुछ लेखन करके सामयिकों में लिखकर पैसे कमाते थे, पुस्तक लिखकर पैसे कमाते थे, हिंदी की ट्यूशन्स लेते थे. तो हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि जब मुझे बहुत बुखार आता था तब मैं बड़ी चाव से लिख सकता था. तो एक जगह पे वो ये भी कहते हैं कि जैसे बुखार आना मुझे और प्रेरणादायी बना देता था. जैसे मेरा शरीर तपता था, मेरे शरीर की भट्ठी तपती थी, वैसे ही मुझे अच्छे अच्छे विचार आने लगते थे और मैं बहुत बढ़िया लेखन कर सकता था. अब एक बार क्या हुआ, एलोपैथी के इलाज में लेखक स्वीकार करते हैं कि मेरा बटुआ खाली हो गया. मेरे पास इतनी इनकम नहीं थी कि मैं इतनी भारी एलोपैथिक दवा ले सकूं और इलाज करवा सकूं. तो एक बार ऐसा भी हुआ कि वो निराश हो गए, क्योंकि उनको ये विचार आया कि अगर मेरे मरने के बाद श्यामा का क्या होगा. मेरे ऊपर जो 500-600 रुपये का कर्ज है उसको वो कैसे चुका पाएगी, और मैंने आज तक उसके लिए कुछ नहीं किया. तो मरने के बाद मैं उसको अकेला छोड़ जाऊंगा, और वो तो ठीक है लेकिन उसके ऊपर कर्ज भी चढ़ा हुआ होगा, वो कैसे मैनेज करेगी. उस चिंता में एक दिन श्यामा ने लेखक को कह ही दिया कि कोई बात नहीं, मरने के बाद भी मैं आपका कर्जा चुकाऊंगी, आप चिंता ना करें. अगर आप रिलैक्स रहेंगे तो ही दवा असर करेगी. उस एक छोटे से संवाद ने लेखक को अंदर से हिलमिला दिया और वो सोचने लगे कि नहीं, मुझे इस
बीमारी से मुक्ति पानी है, मुझे फिर से खड़ा होना है और अपने आप को स्वस्थ करना है, मेरे लिए और श्यामा के लिए। तो फिर एक बार लेखक को याद आया कि लड़कपन में, यानी कि जब वो किशोरावस्था में थे, तब पड़ोस में मुखर्जी रहते थे, वो एक उनके पड़ोसी थे मुखर्जी। तो उन्होंने एक बार उसको नेचुरोपैथी वाला कुछ नुस्खा बताया था कि अगर दमे की बीमारी हो, बुखार हो, तो बाथ टब में पानी भर के बैठने से शरीर का तापमान कम हो जाता है और कच्ची सब्जियां, भिगा हुआ चना, ऐसा अगर खाए, इन शॉर्ट बहुत ही पोषणक्षम आहार अगर हम लें तो ये दमे की बीमारी से भी राहत हो सकती है। अचानक उनके मन में ये विचार आया और दूसरे ही दिन हरिवंश राय जी ने उस विचार को अमल में रख दिया और स्नान आदि विधियाँ, नहाना और पानी में बैठना, औषधियाँ डालना और आयुर्वेदिक औषधियाँ पीना, फिर खाने पीने की जो पैटर्न है उसमें चेंज करना, पूरा उन्होंने अपना जीवन निसर्गोपचार यानी कि कुदरती उपचार, ये हमारी भारत की एक विशेष पद्धति है। हमारे यहाँ आयुर्वेद और निसर्गोपचार, ये दोनों, निसर्ग उपचार, निसर्ग यानी प्रकृति और उपचार यानी कि ट्रीटमेंट, तो कुदरती तौर तरीके से ट्रीटमेंट करके हम शरीर के रोगों को भगा सकते हैं। देखिए, अगर थोड़ा सा सर्दी जुकाम है तो हम तुलसी के पत्ते खाते हैं, फिर आदू, तुलसी, मध, उसका गर्म पानी करके पी लेते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बीमारियां हैं वो तो ऐसे ही चली जाती है। अगर कभी पेट में बदहजमी हो गई तो हम अनार खा लेते हैं और फिर वो काली मिर्च खा लेते हैं। तो इस तरह से अगर थोड़ा सा गले में खराश है, बुखार है, तो हल्दी वाला दूध पीते हैं, सूंठ का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से जो नैसर्गिक रूप से हमारे सामने औषधियाँ हैं उनका चयन करके उनको अपनाना, उसे निसर्ग उपचार कहते हैं। उसकी संधि है निसर्गोपचार। तो एलोपैथी एक ऐसी सिस्टम है जिसमें केमिकल तरीके से दवाएं बनती हैं और केमिकल के बेस पर शरीर को ठीक किया जाता है। आजकल तो साइंस ने एलोपैथी में बहुत सारे इन्वेंशन करके इतनी बहुत बढ़िया, तुरंत अच्छा हो जाए ऐसी दवाएं निकाली हैं, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में आज भी हम कुदरत या अपने किचन में जो अवेलेबल है, यानी कि सौंफ है, लविंग है, तज है, हल्दी है, हींग है, सूंठ है, आदि चीज़ों पर ही, दालचीनी है, आदि चीज़ों पर हम डिपेंड रहते हैं और होना भी चाहिए। अगर छोटी मोटी पेट में कुछ गड़बड़ है तो हम नींबू पानी पी लें तो भी अच्छा हो जाता है, पुदीने के पत्ते और नींबू का रस पी लें तो भी अच्छा हो जाता है। तो ये बहुत आदर्श स्थिति है कि जब तक निसर्ग उपचार से, अगर आयुर्वेद के उपचार से ठीक हो सके तब तक एलोपैथी का प्रयोग ना करें। तो फिर श्यामा ने बहुत ही मेहनत की, बहुत ही लेखक की देखभाल की, हर बार वो उनकी सेवा में रहती, अपना कुछ ख्याल नहीं करती, लेखक का ही पूरा ध्यान रखती थी। और ऐसे करते 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 लेखक अपने पुरानी बीमारियां थी, जैसे बुखार आना, दम होना, वो सब में से बाहर आ गए। लेकिन अचानक एक वीक में ऐसा हुआ कि श्यामा बीमार हो गई और ऐसी बीमार हुई, लेखक कहते हैं पाठ के अंत में, ऐसी बीमार हुई कि फिर वापस खड़ी नहीं हो सकी। तो लेखक और एक ही वीक में छोटी सी बीमारी में ही श्यामा चल बसी। तो शायद लेखक ये कहते हैं कि श्यामा ने मेरी बीमारी अपने ऊपर ले ली और अपनी जान देके मुझे बचा लिया। अपनी पत्नी के प्रति ये उनका जो प्रेम है, उनका ये जो गौरव का भाव है, वो देख के हम हरिवंश राय बच्चन के और नतमस्तक हो जाते हैं कि इंसान अपने जीवन में अगर कोई अपनी सेवा करता है, कोई अपना काम करता है, तो उसे याद रखें, कृतज्ञता का भाव रखें, तो वो इंसान के लिए देवत्व की ओर जाने की बात हो गई। तो यहाँ हमें इस आत्मकथांश से ये समझ में आता है कि इंसान अपने आप को कैसे गुणवान बना सकता है, कैसे अपने आप का मूल्य बढ़ा सकता है। तो आज भी हरिवंश राय बच्चन जी ने जब ये आत्मकथा लिखी होगी तो उन्होंने श्यामा को याद किया और श्यामा के पूरे चरित्र को हमारे सामने रखा। एक निहायती
भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई और अपने पति की सेवा में मग्न स्त्री का वर्णन अगर किया जाए तो हमारे सामने नाम आता है श्यामा हरिवंश राय बच्चन। श्यामा हरिवंश राय बच्चन जो कि उनकी प्रथम पत्नी थी। तो ये है पूरा लेसन और पार्ट। आशा रखती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करते हैं। पेज नंबर 28 पर क्वेश्चन आंसर है। जैसे मैंने कि बताया सब इन्फॉर्मेटिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक एक वाक्य में उत्तर, तो वो उसमें भी इंफॉर्मेशन देनी है आपको और सविस्तर उत्तर दीजिए। 4 क्वेश्चन है। लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे, तो रीज़न तो ये है कि जीवन निर्वाह के लिए कुछ तो कमाना पड़ता था, लेकिन उसको आपको विस्तार से बताना है कि कैसे बुखार आता था, कैसे ट्यूशन करते थे, कैसे लिखते थे, वो सब। फिर दूसरा है लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा काँपकर तुरंत क्यों संभल गई, क्योंकि श्यामा को पता चल गया था कि इनको संभालना मुझे ही है। श्यामा उनकी पत्नी थी और पति की सेवा करके उन्हें रोग मुक्त करने की जो जिम्मेदारी थी वो श्यामा ने ली थी। लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि एक बार जब वो पति पत्नी बात कर रहे थे तब कर्जे की बात आ गई। तब श्यामा के मुंह से सहसा एक बात निकल गई कि कोई बात नहीं, आपके मरने के बाद भी मैं कर्जा चुका दूंगी, पहले आप स्वस्थ तो हो जाइए। तब लेखक को मन में पछतावा हो गया कि नहीं, मुझे जीना ही है, संघर्ष करना ही है। अगर मैं चला जाऊंगा तो श्यामा का ख्याल कौन रखेगा, और जो मैंने अभी ये कर्जा चढ़ाया है उसको वो उतारना कठिन हो जाएगा। वैसे भी अगर हम अपनी जिम्मेदारी समझकर अपना कर्तव्य निर्वाह करते रहें तो हमारे परिवार के लोगों को भी हमारी ओर से सुख शांति और संतोष मिलता रहता है। फिर है बच्चन जी को पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो पूरे ये आत्मकथांश में जहाँ जहाँ आर्थिक बाबतों की जो चर्चा की है वो उसको आपको लिखना है। जैसे ट्यूशन करते थे, लेख लिखते थे, पुस्तक की बिक्री के पैसे आते थे, उससे घर चलता था और ट्यूशन्स पढ़ाने के लिए जाना पड़ता था। बीमारी में पैसे खर्च हो गए, पिताजी के पास वो नहीं मांग सकते थे क्योंकि उनके पास भी सिर्फ एक मकान ही था। अगर वो मकान बेच दे तो फिर बूढ़े माँ बाप कहाँ रह जाए। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। नीचे दिए वाक्यों का भावार्थ समझाए। भावार्थ समझाए यानी कि आपको इसको समझाना है कि बीमारी अमीरों की हरमजदगी है, गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लेखक बीमारी के बारे में ये वाक्य कहते हैं कि अमीरों का ये सब शौक हो सकता है, या अमीरों को अगर बीमारी हो जाए तो वो पैसे से जो चाहे जैसा चाहे इलाज करवा सकता है। गरीब लोगों को बीमार होने का हक नहीं है, क्योंकि हमारे पास गरीब लोगों के पास इलाज के पैसे एवं आराम करने का समय नहीं है। तो उनको तो संघर्ष करके उस बीमारी से उठ जाना है और अपने आप को संघर्ष में जुड़कर गरीबी से और बीमारी से दोनों से मुक्त होना है। ऐसी सीख है इस वाक्य में। काम के पीछे बुखार भागे। अगर मन में कोई बात ठान लेना तो शरीर की मर्यादा भी हमें रोक नहीं सकती, ये बात कहते हैं। अगर शरीर में दाव है या कुछ शरीर बीमार हो गया है या कुछ ऐसी परेशानियां हैं, फिर भी अगर हम मन में जुस्सा रख के अपने काम में मन लगाए तो शरीर की बीमारियां भी आहिस्ता आहिस्ता दूर चली जाती है। इसलिए सब यहाँ पे लेखक को ये कहना है कि सब हमारे मन का, जैसी हमारी मन की स्थिति है उस हिसाब से शरीर भी कार्य करता है। तो आप अच्छी तरह से ये प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लेसन नंबर 7 सूरदास के पद, रिटन बाय सूरदास। तो आपका ये होमवर्क मैं आज आपको देती हूँ, हिंदी का होमवर्क। लेसन नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर को लिखकर आपको मुझे सोमवार को भेजना है। ओके गाइस, अपना ख्याल रखिए और अच्छी तरह से होमवर्क करके भेजिए। सभी को मेरा अनुरोध है, कुछ बच्चे होमवर्क नहीं देते हैं, उनको भी मैं अनुरोध करती हूँ अपना होमवर्क व्यवस्थित करके मंडे को अवश्य भेजें। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, टिल देन गुड बाय, धन्यवाद।